हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य चैनल पर। आज मैं फिर से एक नया लेसन प्लान लेकर आई हूँ और ये नया लेसन प्लान है गद्य का, जिसमें प्रकरण है पंचलाइट। तो दोस्तों, आपको लेसन प्लान में जो स्टार्टिंग का लिखना होता है वो डिटेल है। ये विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, ये सब आपको फिल करना होगा। जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है उसका, और डेट। क्लास 8 का लेसन प्लान है ये, और गद्य का लिया है मैंने लेसन प्लान पंच लाइट। और ये चक्र और अवधि 30 मिनट की अवधि है। फिर इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वही हैं जो आप पूरे साल भर में आप बच्चों को के साथ जो अचीव करना चाहते हैं, जो उद्देश्य पूरे करना चाहते हैं, वही सामान्य उद्देश्य होते हैं। जैसे हम साहित्य पढ़ा रहे हैं तो साहित्य में आपको भाषा का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को जो भाषा आप पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान आ जाए बच्चों को। विद्यार्थी के ज्ञान एवं चरित्र का विकास करना और लिखित और मौखिक समझने योग्य बनाना बच्चों को, कि वो लिख भी पाएँ और बोल भी पाएँ उस चीज़ को। बच्चों में उच्चारण का ज्ञान कराना, बच्चे उसको पढ़ भी पाएँ। शब्द भंडार में वृद्धि। तो ये जो सामान्य उद्देश्य हैं लगभग सेम ही रहते हैं। ये हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए आप इस तरीके के लिख सकते हैं। इंग्लिश का इंग्लिश में ही लिखना होगा। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट में ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। तो पंचलाइट के विषय में बच्चे अध्ययन कर सकेंगे, पंचलाइट का ज्ञान कर सकेंगे। यह है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। फिर उसके बाद आते हैं भावात्मक में। बच्चे पंचलाइट से अवगत हो सकेंगे, नवीन शब्दों को जोड़कर उच्चारण भी कर सकेंगे बच्चे। तो ये चीज़ है भावात्मक उद्देश्य में आती है ये। फिर आते हैं क्रियात्मक उद्देश्य में। आप पंचलाइट के लिए बच्चों को एक चित्र बनाने को भी कह सकते हैं, तो और एक्सरसाइज के बारे में भी बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं क्रियात्मक उद्देश्य में आप बता सकते हैं बच्चों को। फिर आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वही चॉक, डस्टर, पॉइंटर और बोर्ड में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो। और टीचिंग एड भी अगर आपको चाहिए हो तो वो टीचिंग एड भी बना सकते हैं आप। आप बच्चों को पाठ के बारे में अगर अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं तो कोई चित्र बना लो, या फिर कोई घर की कोई ऐसी चीज़ जिससे बच्चों को समझा सकें आप, तो ये भी ला सकते हैं आप। फिर पूर्व ज्ञान में बच्चों के बारे में। अब पूर्व ज्ञान वो होता है जिसमें हम बच्चों को के पिछले ज्ञान को और नए ज्ञान से जोड़ते हैं, तो वो पूर्व ज्ञान इसलिए हम बच्चों के बारे में पता करते हैं कि बच्चों को पहले से क्या चीज़ें आती हैं, कितने हद तक आता है, कितने हद तक नहीं आता है। तो इसलिए हम पूर्व ज्ञान से के लिए कुछ प्रश्नों को बनाते हैं, पाठ से रिलेटेड ही बनाते हैं, ताकि हमारा टॉपिक निकल कर आए और हमें इजी हो बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को भी समझ में आए और बच्चे थोड़े से इंटरेस्ट भी लेते हैं कि पहले से हम क्वेश्चन पूछते तो सामान्य जानकारी रखने के लिए पंचलाइट के बारे में तो बच्चों से कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं। प्रश्न ये हैं कि रात को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे विद्युत बल्ब, या बल्ब भी बता सकते हैं बच्चे, कुछ भी बता सकते हैं, लाइट का बता सकते हैं, कुछ भी, तो बल्ब का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर विद्युत बल्ब ना हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं दीपक या दिया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे। दीपक घर में ना हो तो किसका के प्रयोग करते हैं। अगर हम बोलें कि दीपक भी ना हो तो फिर किसका, तो फिर बच्चे पंचलाइट का, या कोई भी तरीके की टॉर्च लाइट या कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे। तो पंचलाइट लगभग सेम आ जाता है आंसर। तो पंचलाइट हम बच्चों को हेल्प भी कर सकते हैं इस चीज़ में। तो पंचलाइट हमारा ये टॉपिक निकल कर आ गया। अब लास्ट में बच्चों के लिए समस्यात्मक टॉपिक खड़ा करना है। तो मुन्नरी दौड़ कर क्या लेकर आई थी। तो उत्तर आया गरी का तेल। ये क्वेश्चन कुछ मुझसे गलत हो गया था, तो इस आप क्वेश्चन को रखने की जगह आप कुछ और पंचलाइट को क्या समझते हैं आप ये भी रख सकते हैं। बच्चों के लिए समस्या हो जाएगी खड़ी कि ये पंचलाइट आपने देखी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चों ने पंचलाइट सिर्फ सुनी हो सकती है लेकिन देखी नहीं हो सकती है। तो सो दैट आप ये बोल सकते हो कि पंचलाइट क्या आपने देखी है, तो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा ये। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह के से प्रश्न बनाने हैं।
फिर हम उद्देश्य कथन कहेंगे, इसी के साथ बच्चों से कहेंगे कि हम इस पाठ को इसका अध्ययन करेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप कहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं अब हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण गद्य का कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हम पाठ है, अगर 5-6 पेज का है पाठ, तो पहली बात इतने लंबे पाठ नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर इतना लंबा है कोई पाठ तो हम उसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि आधा पार्ट आज पढ़ाएंगे, आधा पार्ट कल पढ़ाएंगे। तो इसी हिसाब से हम जो लेसन प्लान है वो भी डिज़ाइन करते हैं कि वहीं से वहीं तक पंक्ति लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये पंक्ति ली है कि यहाँ से शुरू होगा मेरा लेसन प्लान और फिर यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा। जैसे पिछले 15 महीने पंचलाइट कहते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक मैंने पाठ में लिया है। तो फिर यहाँ पर विधि ली है, पठन पाठन विधि है यहाँ पे, और यहाँ पे श्याम पट कार्य भी आता है। श्याम पट जो है, जो मैं लिखूँगी उसके बारे में मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये थोड़ा सा आप एक कॉलम और जोड़ेंगे इसमें। फिर मैं संकेत दे दूँगी यहाँ से, फिर बच्चे जो है, फिर मैं आदर्श वाचन करूँगी। तो आदर्श वाचन में बच्चों को ये मैं पढ़ना शुरू करूँगी। बच्चे इसको छात्राध्यापिका उचित स्वर के साथ कॉमा विराम का ध्यान रखते हुए पाठ का वाचन करते हैं। तो बच्चे मतलब टीचर जब वाचन करेगी उसके बाद में बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रवण एवं वाचन विधि इसे कहते हैं। जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो ये आदर्श वाचन है, मैंने बच्चों को पढ़ाया। अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, आपको पता ही है कि अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना। बच्चे मुझे अब जैसे मैंने पढ़ा है उसको बच्चे वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। तो छात्राध्यापिका जो होगी वो अनुकरण वाचन के लिए बच्चों को आदेश देगी और बच्चे उसी आदेशानुसार वाचन करेंगे। तो ये अनुकरण वाचन विधि कही जाती है। फिर उसके बाद अभ्यास उच्चारण आता है। फिर छात्राध्यापिका गद्यांश में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थी को उच्चारण अभ्यास करवाएगी। तो जो भी पाठ में कठिन शब्द आ रहे हैं, तो हम गद्य में ये होता है कि हम कठिन शब्दों को बताते हैं, बच्चों को उसके अर्थ बताते हैं, और उस पाठ में अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती वो भी बताते हैं। तो हम कठिन शब्दों को लेंगे। यहाँ पर बच्चों को कठिन शब्द जो हैं हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का ऑप्शन एक और बना करके कॉलम पतला सा, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। तो विद्यार्थी उसका उच्चारण करेंगे और अभ्यास करेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। फिर उसके बाद आता है मौन वाचन। अब हम बच्चों को मौन वाचन के लिए देंगे कि बच्चे अब अपने आप उसको पढ़ेंगे, आदेश देती हैं टीचर। फिर उसके बाद बच्चे उसको पढ़ते हैं, ये मौन वाचन विधि है। तो हमें 2 से 3 विधियों का यूज़ करना होता है ज़्यादातर। फिर आते हैं स्पष्टीकरण। अब जब हमने आदर्श वाचन कर लिया, अनुकरण वाचन भी कर लिया, फिर मौन वाचन भी कर लिया, तो बच्चों के दिमाग में चैप्टर घुस चुका है। तो अब हम बच्चों से स्पष्टीकरण में बच्चों को पहले पाठ के बारे में बताएंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों के सहयोग से पाठ का विस्तार करें। तो मतलब जो टीचर है, छात्राध्यापिका है, वो इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगी। फिर उसके बाद आते हैं कुछ बोध प्रश्न, जो हम पीछे पाठ में दी हुई एक्सरसाइज से भी ले सकते हैं और या फिर खुद भी बना सकते हैं। तो बोध प्रश्न जो है, टीचर उस चैप्टर के बारे में छोटे छोटे प्रश्न 1 लाइनर जो है बनाकर बच्चों से पूछ सकती है कि बच्चों को इस पाठ के बारे में कितनी जानकारी हुई है। तो जैसे टोली के पंचों ने क्या खरीदा, तो बच्चे क्या बोलेंगे, पेट्रोमैक्स। फिर गाँव के कुल कितनी पंचायत हैं, गांव में कुल कितनी पंचायत थी, तो वो हैं 8 पंचायत। पेट्रोमैक्स किस कहते हैं, लालटेन को कहते हैं। तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे, लालटेन को कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद कितने रुपए बचे थे, तो बच्चे अगर पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो बच्चे बता सकेंगे कि 10 रुपये में खरीदा था। तो ये प्रश्नोत्तर विधि कही जाएगी। फिर हम बच्चों को निर्देश देंगे। छात्राध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों को कॉपी में लिखने का आदेश देगी और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी।
स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी, इसका मतलब ये है कि बच्चे अपना लिखेंगे और हम बच्चों को देखेंगे कि कितने बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, तो हम बच्चों को इसमें करेक्शन भी कराएंगे, हेल्प भी कराएंगे। तो ये बच्चे से फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब हम पुनरावृत्ति में कुछ पीछे के प्रश्न भी ले सकते हैं और कुछ अपने आप भी बना सकते हैं प्रश्न। तो पुनरावृत्ति मतलब ये होता है कि बच्चों को पाठ के बारे में दोबारा ज्ञान कराना। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं, जैसे टोले भर के लोग क्या देखने के लिए जमा हुए थे। तो टोले भर के लोग क्या देखने के लिए जमा हुए थे, तो बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा तो बच्चे आराम से बता देंगे कि पंचलाइट को देखने के लिए आए थे टोले भर के लोग। फिर उसके बाद आते हैं और प्रश्न पूछते हैं हम बच्चों से 3-4 प्रश्न, जैसे सरदार ने अपनी स्त्री से क्या कहा, तो जल्दी से नहा धोकर पीठा लगाओ। पीठा मतलब पेठा जो होता है खाने वाला, वो कहा था। नौकर क्या नहीं देना चाहता था, बक्सा नहीं देना चाहता था नौकर। पेट्रोमैक्स को गांव वाले क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं पेट्रोमैक्स को। फिर उसके बाद अब हमने पाठ में जितना डिसाइड किया था कि यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ाएंगे, तो उससे रिलेटेड हम बच्चों को कुछ अपने आप से या फिर पीछे अभ्यास कार्य में जो दिया होता है हम उसे कॉपी में करने के लिए भी दे सकते हैं, या अपनी तरफ से भी बच्चों को कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। तो जो बच्चे आराम से कर सकें और इन्जॉय भी कर सकें, पाठ के बारे में समझ सकें, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य में हमने बच्चों को दिया है कि पंचलाइट नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों को जितना पाठ हमने पढ़ाया है उसके बारे में बोलेंगे कि बच्चे उसके बारे में कुछ शब्दों में अपने शब्दों में लिख करके लेके आए, तो यह हमारा गृह कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका लेसन प्लान था। ये मैंने पंचलाइट नाम से एक लेसन प्लान मैंने आपके लिए बनाया है, और ये लेसन प्लान जो है आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे और बताएं कि मैं और कौन से चैप्टर पर आपके लिए लेसन प्लान लेकर आऊँ। मैं हिंदी में आपके लिए उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।